नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं, यूपी से जुड़े तमाम अपडेट हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे हर खबर पर और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बदायूं, बहराइच, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते अलग अलग जिलों में करीब 15 लोगों की मौत होने की खबरें हैं। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 4 लोगों की जान गई, वहीं बहराइच में 3, सीतापुर, पीलीभीत, बदायूं और श्रावस्ती में एक एक, जबकि बरेली और बलरामपुर में 2-2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बिजली गिरने से भी 44 लोगों की मौत होने की खबरें हैं। उत्कर्ष, अभी हालात क्या हैं और सरकार इसे लेकर क्या कर रही है? देखिए, जहां तक सरकार की बात है वरुण, कल भी हम बाढ़ के विषय पर बातचीत कर रहे थे। कल भी मैंने आपको बताया था कि 12 जिले ऐसे हैं जो कि प्रभावित है सीधे तौर पर, जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी 2 जिलों का दौरा किया था और आज भी लगातार वो बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। वो खुद पूरी की पूरी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं, वो खुद पूरी की पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो बाढ़ पीड़ित हैं, क्योंकि पहली बात, जो डूब के इलाके हैं वहां से लोगों को दूर निकाला जाए, वहां से दूर किया जाए। और दूसरा, जो संभावित इलाके हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि करीब 5 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर ये आशंका है कि वहां पर अगर बारिश हुई, और आज भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है जहां जलस्तर बढ़ सकता है, वहां पर पहले से तैयारियां हो। फिलहाल जो हताहतों की संख्या है वो आपने बताई कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2.5 की संख्या में लोग हैं जो कल की तारीख में, और अगर परसों का भी आंकड़ा मिला लिया जाए तो करीब 20 से 21 होते हैं जो बाढ़ या अधिक बारिश के कारण जिनकी मृत्यु हुई है। और इसके अलावा 50 के करीब लोग ऐसे हैं जो खराब मौसम, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा बिजली गिरने के कारण है, जिनकी मौत हुई है। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में खुद दौरा कर रहे हैं तो वो 2-3 बातें हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक, कि उत्तर प्रदेश में जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, खासतौर पर किसान या वो लोग जो कि जिनके अपने पशु हैं और इलाकों में जहां उनके जानवर होते थे, जानवर बंधे होते थे और वहां बाढ़ के कारण दिक्कत हो गई है, तो उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिले। दूसरा, जो लोग रह रहे हैं उन इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में, वहां पर बेहतर कैंप हो, बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं भी हों, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बाढ़ या बाढ़ के बाद कई तरीके की संक्रामक रोग जो होते हैं, इन्फेक्शनल डिजीज जो होती हैं, वो फैलती हैं, तो वो ना हो, हेल्थ कैंप लगाए जाएं। और तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से राहत सामग्री मौजूद हो, वो खाने पीने की चीजें हो, टेंट हो, अगर आप कोई कैंप बना रहे हैं तो वो बेहतर रहने लायक जगह हो, सरकारी भवनों में रोक रहे हैं तो वहां व्यवस्था हो बिजली, पानी और तमाम चीजों की, क्योंकि बाढ़ के कारण कई बार ये होता है कि ये व्यवस्थाएं भी चरमरा जाती हैं। तो जो लोग हैं जिनको मेकशिफ्ट किया गया, जिनको दूसरी तरफ ले जाया गया है, उनको ये सामान्य जीवन में नुकसान और ज्यादा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जो प्रभावित हो गए उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिले। ये प्राथमिक तौर पर सरकार ने अपने लिए कोर एजेंडा चुना है। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जमीन हड़पने और कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सीएम योगी के निर्देशों का असर अब दिखने लगा है और शासन ने फिरोजाबाद में करोड़ों की जमीन हड़पने के मामले में सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, लेखपाल अभिलाष सिंह और एसडीएम के पेशकार प्रमोद शाक्य को निलंबित कर दिया। ये क्या मामला है उत्कर्ष? तमाम सख्तियों के बाद भी जमीन पर कब्जे रुक क्यों नहीं पा रहे? सबसे बड़ी बात वरुण ये है कि ये पहला केस नहीं है। मैं पूरे रिकॉर्ड्स कुछ खंगाल रहा था। अगर हम पिछले 5-6 महीनों की बात करें तो राजस्व विभाग से जुड़े ये पहले अधिकारियों की लिस्ट नहीं है जिनको जमीन के मामले में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित किया गया हो या उन पर कोई एक्शन हुआ हो उत्तर प्रदेश में। और आपको याद है कुछ दिन पहले हमने एक जन सुनवाई को लेकर भी इस शो में एक चर्चा की थी, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले जो जन सुनवाई में मौजूद लोग हैं या जो जन सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं, उन लोगों में से अधिकतर लोगों ने इस बात की शिकायत की थी जो विवाद भूमि से जुड़े थे, यानी जमीन पर अवैध कब्जे के, उसके बाद जमीन का सीमांकन ना होने के। और कई मामलों में जहां विवाद होता है, जब तक नपाई ना हो, सीमांकन ना हो, कोई भी पक्ष कोर्ट के सामने या और आगे जाकर ये नहीं कह सकता कि उसकी जमीन नाप दी गई है, वैधानिक रूप से
सरकारी रिकॉर्ड से इस तरीके से जमीन मिली है। और ये शिकायत आई थी कि उसमें अधिकारी मिलीभगत करते हैं। फर्ज कीजिए कि वरुण और उत्कर्ष, हम दोनों के बीच का कोई भूमि विवाद है, और आप क्लेम कर रहे हैं कि जमीन आपकी है 50% और मैं क्लेम कर रहा हूं 50% मेरी है। सरकारी रिकॉर्ड जब उसको जमीन पर आकर चेक करेगा और वो नाप करके बताएगा कि कहां से कहां तक की, मतलब वो 50% कोई भी हो सकता है। अधिकतर ऐसे विवाद होते हैं रोड के किनारों के जमीन के। तो सड़क के किनारे का हर कोई चाहता है कि वो फ्रंट का हिस्सा उसका हो जाए और दूसरा हिस्सा जो विवादित पक्ष है वो रख ले, या दूसरा पक्ष है वो रख ले। अधिकारी इसमें मिलीभगत करते हैं। इस तरीके की गड़बड़ी की शिकायत सरकार के पास पहुंची थी। अब ऐसा ही एक मामला था जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच की और ये पाया कि अधिकारियों को जो अपने हिस्से से जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपने हिस्से से काम करना चाहिए, वो नहीं हुआ। लेकिन जहां से मैंने जवाब शुरू किया था वरुण, वहां पर आता हूं। पिछले 6 महीनों में, और अगर ये पूरी फैक्ट फाइंडिंग पूरी हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों के लिए एक रिपोर्ट लेकर आए कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनकी संख्या दहाई में जरूर है। 10 से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जो भूमि विवाद में किसी पक्ष के साथ शामिल होकर किसी दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो जो नपाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा दिलवा दे रहे हैं दूसरे पक्ष को। और ऐसी तस्वीरें बन रही हैं कि लोग परेशान होकर सीधा मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रहे हैं और जन सुनवाइयों में उसे सुनना पड़ रहा है। और इस जवाब को खत्म करने से पहले एक तस्वीर याद दिला दूं। वो खबर हमने भी की थी और खूब देखी गई थी। आपको याद होगा बरेली में क्या हुआ था वरुण, कि ऐसे ही जमीन कब्जे का मामला था और वहां पर सरेआम वो फायरिंग हुई थी, वो जेसीबी चलते हुए देखा गया था, वो आगजनी हमने देखी थी। तो जमीन के जो विवाद के मामले हैं, अगर उसमें न्याय ना मिले तो वो कितने बड़े और कितने नुकसानदायक हो सकते हैं, उस तस्वीर को भी देखा गया है। और इसीलिए सरकार अब तेज एक्शन ले रही है। अधिकारियों पर भी सीधा एक्शन हो रहा है कि अगर अधिकारी जमीन के मामलों में सही सुनवाई नहीं करेंगे, सही कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन अधिकारियों पर कार्रवाई करने को तैयार है। यही मैसेज अब दिया जा रहा है। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के बीच जिलों में सख्ती शुरू हो गई है। बाराबंकी और उन्नाव में 3 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे दिन भी शिक्षकों का पूरे प्रदेश में विरोध जारी रहा और उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई। उत्कर्ष, इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकल पाया है क्या? बीच का रास्ता नहीं वरुण, और जैसा आप बता रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि जो सरकार का रुख है, और हम जब ये पूरी बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, तो मुझे जो पता चला है कि अधिकारियों की एक बड़ी टीम है जो कि जिला शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, डीएसओ और बीएसओ, उनके साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं और वो रिव्यू कर रहे हैं कि टीचरों के इस विरोध से कितने ऐसे शिक्षक हैं, कितने ऐसे टीचर हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंचे, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं या स्कूल हैं जहां पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कितने बच्चों की या स्कूलों की अगर पूरी तरीके से ठप है तो वो संख्या मिले। और मुझे लगता है कि सरकार इस आंकड़े को या प्रशासन इस आंकड़े को जुटाने के बाद, उत्तर प्रदेश शासन इस तमाम रिकॉर्ड को लेने के बाद कार्रवाई करेगा। और ये जो हम सख्ती देखना शुरू कर रहे हैं, ये बता रहा है कि बीच का रास्ता नहीं, अब सरकार ज्यादा सख्त होती नजर आएगी। और जो एक्शन है, इसमें मेरे पास जो सूत्रों के जरिए जानकारी है कि ऐसा ही एक आदेश बलिया में भी पास किया गया है। तो 3 जिले ऐसे हो गए जहां पर ये कहा गया है कि अगर टीचर अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगाना शुरू नहीं करेंगे तो फिर उनका जो वेतन रोकने की कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो इन जिलों में ये मान लिया जा रहा है कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं की, आप उपस्थित नहीं हुए, और उसके कारण से आपको एक तरीके से, आप ऐसा मानिए कि आपका जो वेतन है वो रोका जाएगा। अब जो एक बात है कि शिक्षक संघ जो है वो अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने पहले भी कहा था, हमने इस विषय पर पहले भी किए थे, कि एक बहुत छोटी सी चीज है जिस पहल की जरूरत है, वो ये है कि शिक्षक संघ और प्रशासन से जुड़े या बेसिक शिक्षा से जुड़े तमाम अधिकारियों को आमने सामने एक बार बैठना चाहिए। कुछ जायज मांगे हैं, हमने इसको पहले भी कहा, हमने इस पर विस्तृत चर्चा की है, कई लोग उसको देख रहे हैं, हमने न्यूज रूम से भी अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा की थी वरुण, और उसमें भी एक बात ये निकल कर आई थी, जैसे जिन जिलों में बारिश है, जिन जिलों में बाढ़ आई है, वहां आप छूट दे सकते हैं, आप बिल्कुल कठोर होकर इस फैसले को वहां लागू नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये टसल का विषय बन गया है दोनों तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हो या शिक्षक संघ हो, दोनों ही तरफ ये मान लिया गया है कि बात पूरी पूरी मानी जाए। आधे पर कोई तैयार नहीं है और कोई आमने सामने नहीं बैठ रहा है, इसलिए जो दिक्कत है वो है। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने कहा कि जो मीटिंग अभी हो रही है, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो ये भी पता चलेगा कि कितने स्कूल या कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई इस पूरे आंदोलन के कारण इस वक्त प्रभावित हो रही है वरुण। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं चौथी खबर का।
करीब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के इस मुद्दे को उठाने के बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने भी इस भर्ती के आरक्षण प्रभावितों को नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उत्कर्ष, इस चिट्ठी में क्या है और सरकार का इस मामले में रुख क्या है? देखिए, इस चिट्ठी में कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी बात है, ये एक प्रतिनिधि मंडल की है और ये एक प्रतिनिधि मंडल है जो कि अभ्यर्थियों का है। दरअसल वो प्रतिनिधि मंडल कई सारे नेताओं से मिल रहा है। 2022 से अगर हम बात करें, लगातार मुलाकातें चल रही है। वहां पर ये बात हुई थी कि 2022 में बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ नियुक्तियां हुई थी। उसमें से बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ नियुक्तियों में गलती माना था और 6,800 अभ्यर्थियों की एक सूची जो थी उसको नियुक्ति देने की बात कही थी। 2 साल से वो नियुक्ति नहीं मिली और ऐसे में जो 6,800 नियुक्ति के लिए एक तरीके से भटक रहे जो युवा हैं, और ये 2021 की रिपोर्ट के आधार पर ये 2022 में मामला सामने आया था, तो वो जो युवा हैं वो अब अलग अलग नेताओं से जाकर मिल रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी को उठाया था। वो चिट्ठी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर एक सियासी हमले के साथ साथ एक आप ये कह सकते हैं कि सीधा आरोप भी थी, जिसमें कहा गया था, और वो जो पूरा मामला अगर उसको स्पष्ट शब्दों में समझें तो वो कुछ ऐसा है कि 69,000 जो आपने संख्या कही, 69,000 भर्तियां निकली। वरुण, 69,000 भर्तियों में होना ये था कि जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जनरल के अलावा जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं, SC ST OBC, उनके लिए जो आरक्षण होता है उसमें जब 1-to-1 इंटरव्यू की बात आई, जो आरोप है, जो चिट्ठी पर अनुप्रिया पटेल और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है, जिसका आप सवाल पूछ रहे थे कि लिखा क्या है, तो वो जो इंटरव्यू हुए उसमें नॉट फिट कह दिया गया कुछ जो उम्मीदवार थे उनको, रिजर्व कैटेगरी से आने वाले। और जब उनको नॉट फिट कहा गया, ऐसे में दूसरों को बुलाया गया। जितनों ने रिटर्न पास किया था उनमें कोई संख्या नहीं मिली, तो उन जो पोजीशन थी, वो जो पद थे जिसके बिहाफ पर या जिसके ऊपर ये नियुक्तियां होनी थी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अपने दर्शकों को समझाने के लिए 100 पद ऐसे थे जो कि आरक्षित थे। 100 पदों के खिलाफ या 100 पदों के सापेक्ष 500 ऐसे उम्मीदवार थे जो आरक्षित वर्ग से रिटर्न पास करके आए थे। जब इनका इंटरव्यू हुआ तो पहले 100 का हुआ, उनको नॉट फिट कहा गया, फिर और 100 का हुआ, नॉट फिट कहा गया। जिन जिन ने रिटर्न पास किया था उन सभी को एक तरीके से नॉट फिट कह दिया गया। अब जो पद बच गए, पद आप खाली नहीं रख सकते वरना काम नहीं चलेगा, तो आपने वो जो भर्तियां थी वो आपने सामान्य वर्गों के लिए कर दी। दूसरा, जो चंद्रशेखर आजाद एक पॉइंट इसमें और उठा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, वो अभ्यर्थी वर्ग का उठा रहे हैं, जिसके बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने 2022 में माना था कि गलती हुई 2021 की रिपोर्ट के आधार पर, और तब से वो अभ्यर्थी वर्ग भटक रहा है कि 2022 में जब गलती मान ली गई है तो अब तक हमको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। चंद्रशेखर यही कह रहे हैं कि उनको इन तमाम उम्मीदवारों को, इन तमाम अभ्यर्थियों को, और चंद्रशेखर तो अपनी चिट्ठी में चयनित अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि आपने गलती मानी है तो इनको नियुक्ति पत्र दीजिए। तो ये नियुक्ति पत्र का दबाव है जो चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी पर लिखा है, और अनुप्रिया ने जो लिखा था वो आरक्षण कोटे की बात थी। तो दो विषयों को अब उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के भीतर से भी, क्योंकि अनुप्रिया और सत्ता का हिस्सा है, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो उठा रहे हैं, और इससे जो सरकार है उसको थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जब ऐसी चिट्ठियां, ऐसी नियुक्तियों की बातें और ये तथ्यों के साथ जब सार्वजनिक होती हैं, तो जब हम देखते हैं पिछले चुनावों के दौर में भी हमने देखा कि बेरोजगारी के विषय पर, परीक्षाओं के ढंग से ना होने के विषय पर सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस तरीके की चिट्ठियां थोड़ी सी परेशानी और बढ़ाती हुई भी दिखाई देती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। चलिए, पांचवी खबर की तरफ चलते हैं। मथुरा के वृंदावन में बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। सबसे पहले वो श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, उसके बाद मंदिर का भ्रमण किया, मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर पर मंथन किया गया। उत्कर्ष, आपसे सवाल मेरा ये कि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सरकार का प्लान क्या है? देखिए, हम कई सारे कॉरिडोर देख चुके हैं, जिसमें से दो बड़े कॉरिडोर का अगर हम जिक्र करें, उत्तर प्रदेश में एक जो सबसे बड़े कॉरिडोर का जिक्र करें वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। ठीक वैसा ही प्लान है, क्योंकि मथुरा और वृंदावन भी गलियों के इलाके हैं। वहां पर जो बड़े बड़े मंदिर हैं उसके आसपास कई सारी गलियां हैं, तो उस पूरे इलाके को डेवलप करने का प्लान है कि जब संख्या लगातार बढ़ रही हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी धार्मिक टूरिज्म को और बढ़ावा देने की कोशिश करती है, मथुरा को प्रमोट किया जा रहा हो, तो ऐसे में जब टूरिस्ट वहां पर बढ़ रहे हैं, ऐसे में जब दर्शनार्थी तमाम धार्मिक और अधार्मिक भी जो मथुरा और वृंदावन को देखने घूमने आ रहे हैं, जिसमें विदेशी भी काफी संख्या में हैं,
वो सुलभ तरीके से उस पूरे इलाके में दर्शन कर सकें, उसके लिए कॉरिडोर बनाने की बात है। अब कॉरिडोर बनाने को लेकर क्या है कि कॉरिडोर बनाने को लेकर बात यह है कि कई सारे मोहल्ले हैं उन इलाकों में, बांके बिहारी मंदिर के आसपास सकरी गलियां हैं, और वहां से अभी जो लोग होकर जाते हैं, और वहां पर कई सारी दुकानें भी हैं जो स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके से हैं। खास तौर पर बांके बिहारी कॉरिडोर का जिक्र आया था 2022 के बाद, जब वहां पर मंगला आरती के दौरान भगदड़ हुई थी और 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उस दौरान उसके बाद एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में ये माना गया था कि एक तो वहां भीड़ को रोकने को लेकर जो इंतजाम है वो नाकाफी है, वो ऐसे नहीं है कि भीड़ बहुत आराम से वहां से होकर जा सके। अगर आप व्यवस्था बढ़ाते हैं तो भीड़ के लिए या लोगों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए जगह और कम होती है, और तभी पहली बार आवश्यकता महसूस की गई कि यहाँ पर भी एक कॉरिडोर का निर्माण करना होगा। और इसीलिए जो 2 अधिकारी आए, कहा तो ये जा रहे हैं कि ठीक है वो दर्शन करने आए थे, वो जिस तरीके से दर्शन करना चाहते थे उन्होंने दर्शन किए। वो जो आगे बढ़कर मंदिर सेवा से जुड़े या मंदिर समिति से जुड़े जो लोग थे उनसे उन्होंने कुछ सामान्य बातचीत की, इसको एक कर्टसी मीटिंग तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वो जिन जिन इलाकों पर गए हैं उसको लेकर ये जरूर माना जा रहा है कि एक इनफॉर्मल रिपोर्ट सी, क्योंकि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, तो एक इनफॉर्मल रिपोर्ट सी बात है जो उस पूरे कॉरिडोर को लेकर हो सकता है कि शासन को एक फीडबैक दिया जाए कि भाई जो काम है वो इस तरीके की प्रोग्रेस में है, या और जो काम है वो ऐसे करना है, या जो अगर फीडबैक मिल रहे हो और कॉरिडोर प्लान में किसी तरीके को उस फीडबैक के आधार पर बदलाव करना हो, तो एक इनफॉर्मल फीडबैक जैसी बात हो सकती है। और 2 जो बड़े अधिकारी थे, वरुण, बहुत खास बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अमले का सबसे बड़ा अधिकारी है, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, और दूसरा वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में पुलिस अमले का सबसे बड़ा अधिकारी है, डीजीपी खुद। तो ऐसे में दोनों ही दृष्टियों से, यानी कि अलग अलग विभागों के सामंजस्य से अगर कोई योजना बननी हो तो चीफ सेक्रेटरी वहां पर हैं। पुलिस की दृष्टि से जैसे वहां भगदड़ हुई, तमाम जो कॉरिडोर बनेगा, फिर भीड़ की जो संख्या है वो और बढ़ सकती है, वो व्यवस्था क्या करनी है। 2 ऐसे अधिकारी हैं जो जरूरत को बहुत आराम से समझ सकते हैं। जब वो वहां पर दर्शन के लिए आए और जिस तरीके से मुआयना किया, वो जो तस्वीरें और रिपोर्ट आई हैं, ये माना जा रहा है कि सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर अब जो अगला प्रोजेक्ट है वही आना है। और कई सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों से एक संकेत तो हमको साफ तौर पर मिलता है ना, जब वो ये कहते हैं कि देखिए, उन्होंने एक शब्द कहा था, मुझे वो भाषण का वो हिस्सा याद आ रहा है कि राम जी को जब मंदिर मिल गया, शिव जी का नंदी अपने हिस्से से उसने मेहनत कर ली, तो हमारे कृष्ण जी कहाँ शांत रहने वाले हैं। और ये उनका शब्द था, मोटा मोटा शब्दशः मैं उसको नहीं दोहरा पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। और इसका संकेत तब से माना गया था कि अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, वो मथुरा में अपनी एक्टिविटी को, मथुरा में अपने निर्माण कार्य को, और कम से कम अगर उस जन्मभूमि या वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षों के दावे हैं, वो जो एक विवाद का कारण है, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकती। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ बार बार बोलते हैं और वो विपक्ष पर जो हमला करते हैं अयोध्या की दृष्टि से, वो उसको खुद अपने ऊपर नहीं चाहते। जब वो ये कहते हैं कि मंदिर या उस क्षेत्र में तो कोर्ट केस चल रहा था, बाकी अयोध्या का विकास क्यों नहीं किया, तो यही बात मथुरा पर भी लागू होती है कि जो एक क्षेत्र है जिसको लेकर पक्ष कोर्ट में है, उसको छोड़कर बाकी इलाके का विकास हो सकता है। और इसीलिए मथुरा भूल जाएगी, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की बात जो है वो हम इतनी जोरों शोरों से होती देख रहे हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है उत्कर्ष। हाथरस हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने भोले बाबा उर्फ सूरज पाल को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था, लेकिन ना तो उन्होंने नोटिस का कोई जवाब दिया और ना अपना बयान दर्ज कराया। एसआईटी ने 132 लोगों की सूची तैयार की थी, इनमें बाबा का नाम भी शामिल था। डीएम और एसपी के जरिए नोटिस देकर यह सूचना भिजवाई गई थी, लेकिन बाबा इसमें शामिल नहीं हुए। बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी उत्कर्ष? देखिए, मैं शुरू से एक चीज इस मामले पर कहता आ रहा हूं कि एक तो जो अब तक रिपोर्ट आई हैं वो आयोजकों की ओर ज्यादा आक्रामक हैं, या वो उस पूरे हमले के लिए या पूरे हादसे के लिए जो हमलावर है, या जो एक तरीके से जो अपने टारगेट पर ले रही है, या जो सबसे ज्यादा आरोपी मान रही है, वो सिर्फ आयोजकों को मान रही है। किसी भी रिपोर्ट में बाबा का नाम नहीं है। लेकिन जब जब हमने ये इस एंगल से चर्चा की है कि आखिर बाबा साकार हरि क्या प्रशासन के लपेटे में आएंगे किसी तरीके से, क्या पुलिस की उस एफआईआर तक उनका नाम पहुंचेगा, तो उसमें एक बात साफ है जो मैंने आपको पहले दिन से कही कि पहला, जो विवेचना अधिकारी है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, आईओ जिसे हम कहते हैं, अगर वो कुछ इस तरीके के एविडेंस कलेक्ट करें, उनको ऐसे कोई साक्ष्य मिले, उनको ऐसा कोई बयान मिले जिससे स्टेब्लिश होता हो कि इस पूरी भगदड़ और हादसे के पीछे बाबा साकार हरि का नाम था, और वो उसको एफआईआर में शामिल करें और एफआईआर को अमेंड करें, उसको बढ़ाएं, उसका दायरा बढ़ाएं, वो एक बात हो सकती है।
दूसरा जो कि काफी देर से हो सकता है वो ये कि जब पूरे मामले का कोर्ट ट्रायल चल रहा है और कोई ऐसा गवाह सामने आए, कोई ऐसा बयान सामने आए जिससे स्टैब्लिश होता है और कोर्ट भी ऐसे ऑर्डर दे सकता है। तीसरी बात जो थी जिसको लेकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है उस पूरी खबर पे, वो ये कि बाबा को नोटिस भेजा गया। अब बाबा नहीं आए, चूंकि जो कमीशन है वो रिकमेंडेशन कर सकता है, वो सजा नहीं दे सकता। हमने निलंबन के मामले में भी देखा था कि कमीशन ने निलंबन की संस्तुति की थी, रिकमेंड किया था, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित किया था। ऐसे में जब बाबा पेश ही नहीं हुए और बाबा के वकील की ओर से सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है वो एक ही दावा है कि वो तब पेश होंगे जब कोर्ट का समन होगा। और वो जो एक होते हैं ना तमाम जो कानूनी दांव पेच हैं, जो तिकड़मे हैं, इस वक्त बाबा के वकील एपी सिंह और खुद बाबा साकार हरी उसका प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला नोटिस सर्व हुआ, नहीं आए। कई बार होता है कि दूसरा नोटिस जाता है, तीसरा जाता है, तीसरे नोटिस की लीगलिटी ज्यादा हो जाती है या आपको एक वार्निंग हो जाती है एक तरीके से। तब कई बार हमने देखा है कि कारण बता दिए जाते हैं, कभी अस्वस्थता, कभी कुछ, और वो कानूनी दांवपेच का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबा बचना चाह रहे हैं, से ये संकेत तो जरूर मिलता है कि बाबा साकार हरी जानते हैं कि अगर किसी तरीके का बयान उन्होंने दिया तो वो जो कानून का शिकंजा है वो उन तक पहुंच सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो पहुंचे। अब अगर सरकार को भी ये दिख रहा है कि भाई आपने एक पक्ष मांगा था, वो पक्ष आपके सामने आकर प्रस्तुत नहीं हुआ, तो दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ काला है। और ऐसे में जो बाकी विवेचनाएं चल रही हैं उस दायरे को वहां बढ़ाना चाहिए। ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और खास तौर पर जिस तरीके का रुख बाबा ने अख्तियार किया कि आपके नोटिस की तामील नहीं की, वो नहीं हुए पेश, तो जब ये जानकारी अब मिल चुकी है शासन प्रशासन को भी, तो अब देखना है। मुझे लगता है कि पहले शायद वो कोऑर्डिनेशन की बात होती कि ठीक है हम बुलाते हैं, आप आइए, और अगर कुछ स्टैब्लिश होगा तो हम आधार बनाएंगे। लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये मानती है कि बाबा एक तरीके से उस एसआईटी को चैलेंज कर रहे हैं, उसके इस नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर जो पुलिस विवेचना हो रही है साथ में, या एसआईटी की जो विवेचना हुई है, उसकी और कुछ अनुशंसाएं आ सकती हैं जो बाबा को कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान करती हुई कानूनी तौर पर भी दिख सकती हैं। वरुण, बिल्कुल। अगली खबर जुड़ी है बहुजन समाज पार्टी से। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है और इसकी घोषणा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला, बीएसपी के आनंद कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के अलावा रणधीर बेनीवाल इस मीटिंग में मौजूद रहे। उत्कर्ष, बसपा क्या प्लान कर रही है? देखिए, प्लान ये है कि पहला अपने आप को रिवाइव किया जाए। अब उत्तर प्रदेश में तो उपचुनावों के अलावा कोई चुनाव है नहीं, तो सीटें आप कहाँ से जीतेंगे? लोकसभा में हमने देख लिया कि एक भी सीट हासिल नहीं हुई और कोई सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस है वो कैसे बना रहेगा? उसके लिए जरूरी है कि आप अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतते रहें। दूसरा, राजनीतिक तौर पर पार्टी को कोई फेल पार्टी ना माने, और इसमें एक बड़ी अहम भूमिका हो जाती है जो बड़ा दिलचस्प किरदार है, पहले भी हमने बात की है और चुनावों के दौरान हम जब जमीन पर थे तब भी हमने रिपोर्ट की थी, और मैं वापस बोल रहा हूं, वो है आकाश आनंद। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखिए, उसमें आकाश आनंद बसपा की ओर से मीडिया को सबसे ज्यादा एड्रेस करते हुए दिखाई दिए। मायावती ने जब ये घोषणा की, दरअसल इस पूरे गठबंधन का जो प्लॉट है ना, ये पहले ही बन चुका था। कुछ दिन पहले जो इनेलो के जो बड़े लीडर हैं, वो जो चौटाला परिवार से जुड़े लोग हैं, वो आए थे और दिल्ली में मायावती के घर पर ये मुलाकात हुई थी। वहां पर एक खाका खींचा गया था कि ठीक है गठबंधन होगा, सीटों से लेकर जो तमाम बातें होनी जरूरी थी वो हो गई। अब जैसे एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में एक्टिव होने से पहले बसपा में जिस तरीके से मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर भूमिका निभा रहे थे, उसमें उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के बाकी राज्यों की थी। अब हरियाणा भी उनमें से एक होता है, उन्होंने वहां पर ग्राउंड वर्क किया हुआ था, और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से वो ताकत दिखाई दे रही है, अब आकाश आनंद, वो जो मायावती ने कहा भी था, वो थोड़ी नाराज भी हुई थी, उनकी रणनीति और उनके नेतृत्व का भी एक मिक्स असर दिखाई दे सकता है। तो प्लान तो दो तरीके का है, पहला अपने राजनीतिक वजूद को, अपने राजनीतिक जमीन को बढ़ाया जाए, और दूसरा आकाश आनंद की लीडरशिप को थोड़ा सा टेस्ट किया जाए उन राज्यों में जहां पर उनको जिम्मेदारी पहले से दी गई थी उत्तर प्रदेश में आने से पहले। क्या वो वहां पर कोई कमाल कर पाते हैं, क्या वो वहां पर बात कर पाते हैं? और ये साफ है कि बसपा वहां पर सहयोगी की भूमिका में होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि बसपा की ओर से कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, वो इनेलो की ओर से ही होगा। बसपा एक सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। और जो हम लगातार बात करते हैं, हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात की थी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है ना वरुण इस वक्त, जिस पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में सहयोगी रहे वो कांग्रेस, इनेलो, कांग्रेस के सहयोगी रही आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अब बसपा।
ढेर सारी पार्टियां अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं और पंजाब से लगे हिस्से में अकाली दल भी। तो हरियाणा हर एक पार्टी को ऐसा लग रहा है खूब वो फसल लहलाने वाला राज्य है, राजनीतिक फसल भी वहां से खूब काटी जा सकती है। किसको कितना फायदा मिलेगा ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी, लेकिन इतना साफ है कि बसपा का प्लान जो है हरियाणा के जरिए एक मैसेज देने का है कि पार्टी खात्मे की ओर नहीं है। जो कहा गया, चुनावी हार जीत चलती रहती है लेकिन पार्टी संगठन अभी भी वजूद में है। अगली पीढ़ी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका लिटमस टेस्ट भी हरियाणा का चुनाव हो सकता है, वो भी ताकत हम देख सकते हैं वरुण। बिल्कुल। चलिए आखिरी खबर पर बात करते हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बार और क्लबों में 21 साल से कम आयु वालों को शराब परोसने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी मंत्री ने यह भी कहा कि ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाए। उत्कर्ष, आबकारी मंत्री ने और क्या कुछ कहा? देखिए, दरअसल विभाग की समीक्षा बैठक चल रही थी। विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात आई कि कई जगहों पर इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं कि 21 साल से छोटे बच्चे भी हैं और उनको मतलब 18 साल बस उनकी लीगलिटी में ये नहीं देखा जाता और कई बार ये 20 साल और 20-21 के बीच का फर्क को बहुत न मानते हुए इस तरीके की शिकायतें आई। और उसके बाद देश में जो कई जगहों पर हमने देखा ड्रिंक एंड ड्राइव के केस, उसमें नई उम्र के लड़कों या लड़कियों के द्वारा जो अपराध हो रहे हैं, उसके बाद जो असर होता है वो सबको देखते हुए कहा गया कि कम से कम 21 साल वाला जो नियम है इस पर सख्ती होनी चाहिए। अब ये सख्ती कैसे तय होगी? तो आपने तो कह दिया कि ना दें, ऑलरेडी नियम है, पहले से नियम है कि नहीं दिया जाए, तो ये चेक कौन करेगा? और इसके लिए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में क्लबों और बारों की बार बार चेकिंग होनी चाहिए। आबकारी विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप क्लबों बारों की चेकिंग करिए और साथ में शराब की उन दुकानों खास तौर पर चेकिंग करिए जहां पर बैठकर पीने की इजाजत नहीं है। एक शिकायत जो आबकारी विभाग की रिव्यू मीटिंग में मिली थी समाज के अलग अलग हिस्सों की ओर से, वो ये कि जहां शराब की दुकानें होती है वहां आसपास लोग इस तरीके से अड्डा बना लेते हैं और आसपास बैठ जाते हैं, वहीं पर शराब पीने लगते हैं और खुले में शराब का सेवन होता है। ये नहीं होना चाहिए। समय और टाइमिंग भी चेक हो। कई बार ये रिपोर्ट भी मिली कि भाई 10 बजे का या 11 बजे का जो अलग अलग वक्त है उस वक्त को भी ओवर किया जाता है, उससे भी ऊपर ये सब चीजें चलती है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण इस वक्त माना जा रहा है कि एक त्योहारों का सीजन आ रहा है वरुण। त्योहारों के सीजन में हम ये देखते हैं कि कई सारी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन यात्राओं को लेकर भी रिव्यू किए थे। अब उसके बाद जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है कि ऊपर से जो रिव्यू हुआ वो अब नीचे जा रहा है, अलग अलग विभाग उसको कर रहे हैं। तो कहीं शोभा यात्रा निकल रही हो, शिवरात्रि का मौसम आ रहा हो, उसके बाद रक्षाबंधन है और नवरात्रि है और तमाम जो मौसम आ रहे हैं, ऐसे में ये ना हो कि इस तरीके से खुले में शराब या नई उम्र के लोगों में शराब का सेवन हो और कोई क्लैश या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। साथ में ये नियम भी है, अगर इसकी अवहेलना होती और ऐसे खबरें सामने आती हैं तो फजीहत भी विभाग की होगी। तो वो जो चुनावों के बाद हम लगातार देख रहे हैं ना कि अलग अलग विभाग अपने अपने यहाँ नियमों के हिसाब से वापस चलने की बात और याद जो है, नियमों की याद जो है वो अधिकारियों को दिला रहे हैं। इस रिव्यू मीटिंग में भी कमोबेश वैसा ही हुआ। इसके अलावा जो दो बातें और थी, उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, हरियाणा की हम बात करें, हिमाचल की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उन इलाकों में बिहार की हम बात करें, और बिहार क्योंकि बिहार में शराब की पाबंदी है, ऐसे में तस्करी को लेकर भी एक सख्ती की बात कही गई है और कहा गया है कि किसी भी हालत में शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में ना हो। जो दाम है उसको लेकर कई बार पड़ोसी राज्यों में दाम कम होते हैं तो वहां से शराब आनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात और जो उत्तर प्रदेश में इतिहास में कुछ घटनाएं हो चुकी हैं वो ये कि, और तमिलनाडु का हालिया प्रकरण को देखते हुए ये बात साफ तौर पर कही गई, फिर दोहराई गई कि मिलावट की शराब, नकली शराब, देसी शराब जो ऐसे ही बना दी जाती है उसका वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अधिकारियों को दरअसल ये सारे निर्देश हैं, जो बातें हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मीटिंग के अंत में यही हुआ कि इसको सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। दौरे कर रहे हो दौरे करिए, छापे मार रहे हो छापे करिए, जांच करनी हो जांच करिए, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये साफ किया गया है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहें अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।